मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी पेपर में पढ़ा था कि टाइफाइड के सिम्टम्स एंड कोविड के सिम्टम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब। तो सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सामने वाले बंदे को टाइफाइड हुआ है या कोविड हुआ है? देखिए क्या है, ये सब पेपर वाले जो नॉलेज है ये अलग है। मैं आपको एक बहुत जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात बता दूं। टाइफाइड जो भी आप देख रहे हैं जिसका टेस्ट होता है विडाल से, विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट में रेशो बताया जाता है 1:6, 120, 160, 320। ये आपके एंटीबॉडी का टाइटर एंटीजन टेस्ट करते हैं। अगर आपको एक बार टाइफाइड हो गया, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पे हाइजीन है नहीं, फीको ओरल ट्रांसमिशन बहुत कॉमन है। अपन सब लोग हाथ से खाना खाते हैं तो अपने हाथ में, नेल बेड्स में कहीं ना कहीं वाटर बॉर्न कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन टाइफाइड होता ही है। और ये एक बहुत कॉमन सी बात है जो कहीं कोई किसी को नहीं समझा पा रहा है। अगर आपको एक बार लाइफ में टाइफाइड हो गया तो पूरी जिंदगी वो 1:80 का विडाल पॉजिटिव आता रहेगा। कई बार 1:120 का विडाल पॉजिटिव आता रहेगा। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, रास्ते में किसी लैब पे रुक के आपने अपना विडाल टेस्ट करा लिया टाइम पास करने के लिए, तो वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। बट यू डोंट हैव टू टेक इट दैट वे। आपको वहाँ टाइफाइड नहीं है, आपको टाइफाइड था कभी, जो खत्म हो गया, ट्रीट हो गया। टाइफाइड एक बीमारी थी सन 1990 में, जब उससे इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता था। उसके बाद जब एक टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ गई, जो कि एक बहुत ही निम्न स्तर की एंटीबायोटिक है, उसको खाने से टाइफाइड सही हो गया। आज की डेट में जो आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हर कोविड पेशेंट जो खा रहा है 500 mg की, दैट ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन दी रेजिस्टेंट टाइफाइड केसेस। जो टाइफाइड नॉर्मल सही नहीं हो रहा है उसके लिए 500 mg एजिथ्रोमाइसिन डेली 5 दिन दी जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं आरएमपीज, वो डॉक्टर जिनके पास की 100 मरीजों का लोड है। तो अब जो टाइफाइड होता है वो एक पैकेज डिसीज है। उसमें आपको अगर टाइफाइड बता दिया तो पेशेंट अपने प्रिकॉशंस भी रख लेता है, खाना पीना ऐसे खाना है, जिंदगी को ऐसे जीना है, मिर्ची मसाला नहीं खाना है। Test is not a test for a typhoid anymore. For getting tested for a typhoid, you have to do your IgM antibody for a typhoid. और विडाल टेस्ट इज एन आउटडेटेड टेस्ट। अगर आप विडाल टेस्ट गूगल पे डालेंगे तो उसमें पहली लाइन लिखी रहती है कि विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट typhoid infection, but nowadays it is an outdated test and only considered to evaluate the prognosis of the disease। कि अगर किसी का टाइटर 1:320 है, 1:60 है, तो एक वीक के बाद अगर वो 1:320 हुआ तो वो राइजिंग टाइटर है, बीमारी बढ़ रही है। अगर वो कम हो रहा है तो वो लोअरिंग टाइटर है। तो ये मॉनिटरिंग ऑफ द डिसीज के लिए है, नॉट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज। और जो 1:80, 1:120 है, ये कोविड चला जाएगा, कोविड का कोई बेटा आएगा नया, उस टाइम पे भी पॉजिटिव आएगा। अब आप उसको लिंक करके कहानियां बनाइए तो कुछ भी करिए, और न्यूज में तो छपने के लिए कुछ भी दे दो, छाप देते वो लोग। यस सर। सर एक और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो कोविड का नया मतलब जो नया कोविड है उसमें लंग्स डैमेज बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो सर मतलब कितने % लंग्स डैमेज होने के बाद रिकवरी हो सकती है? मतलब जैसे कई केसेस मैंने देखी जिसकी किसी की 60% डैमेज थी तो डेथ हो गई, किसी की 80% थी तो डेथ हो गई। मतलब कितने % में डेथ मतलब हो जाती है? आप लोग फिर वही बात, these all are the circulating news. The CT scan is evaluating the involvement of the lung, not the damage of the lung. CT scan में जो स्कोर मिलता है that is indicating the involvement of the lung. Mind my words, involvement and damage, they are two different words. इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग का मतलब है कि यहाँ कोविड का वायरस कभी रहता था जिसपे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उस लंग के पार्ट को अब इम्यूनोजेनिक रिएक्शन से इन्वॉल्व करके वहां पे रिएक्शन दे रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वहां पे जो अपने लंग के ऊपर छोटा छोटा लिक्विड जमा हो रहा है जिससे कि एयर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, आने वाले समय में अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया तो विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहां पे उस डैमेज के बाद फाइब्रोसिस होगी, जो कि सीटी स्कैन नहीं बता रहा। उसके लिए आपको चाहिए कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी। अपन अभी कर रहे हैं HRCT, हाई रेजोल्यूशन सीटी।
हाई रेजोल्यूशन सीटी जो होता है इसमें कोई डाई नहीं डाली जाती है, प्लेन सीटी होता है ये। अगर आपको लंग डैमेज क्रिए पता करना है तो उसके लिए आपको डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी करना पड़ेगा और कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी करना पड़ेगा। तो सीटी स्कैन में लोगों के 90% लंग इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं और वो सही हो जा रहे हैं, ना कि डैमेज। डैमेज इज अ डिफरेंट वर्ड, involvement is the correct word what we are getting in this CT. That is a lung involvement that has to be treated and will get corrected if treated aggressively and timely. Yes, ओके sir. सर। सर So एक my और क्वेश्चन next था question मतलब was, please continue, Avril. सर क्वेश्चन ये था कि कोविड 2020 में जो कोविड था, 2021 में जो कोविड था, सर उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो सर मतलब ऐसा क्यों, और ऐसे अपन आगे भी क्या सेम टू सेम ऐसे और भी डिफरेंसेस देखेंगे अपन, और कितने समय में ऐसे डिफरेंस देखेंगे, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ कब स्टार्ट हो पाएगी इस सब के बाद? जैसे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है कि अभी 2020 जो में बहुत सिंपल सी लाइफ। कोविड में अभी जो सिनेरियो चल रहा है अगले 5-6 महीने तक चीजें और वर्स होंगी, अभी और वर्स। और पूरा जो ये कोविड का कैंपेन है ये करीब 1-1.5 साल चलेगा, depending upon the measures that we are going to take, depending upon the government how it will manage all the situations. दूसरी बात, कोविड 20 और 21 में जो हुआ था उसमें ये था कि कोविड 20 में अपन स्टेज बाय स्टेज ट्रांसमिशन पे थे, जहाँ पे कि पॉइंट सोर्स 1 या 2 हुआ करते थे। तो वहां पे रेप्लिकेशन जो वायरस का था वो कम हुआ करता था। रेप्लिकेशन कम था मतलब कि जो जेनेटिक वेरिएशन हर बार वायरस, जैसे कि अर्जुन आया, फिर अर्जुन का बेटा आया, तो अर्जुन ने आके तीर चलाना सीखा, अर्जुन के बेटे ने पेट में ही चक्रव्यूह भेजना सीख लिया। तो हर जनरेशन अपने साथ में डेवलपमेंट लेके आती है। सेम प्रोसेस कोविड के साथ हो रहा है, जैसा कि हर नेचुरल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। तो विथ एवरी जनरेशन इट इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है वो हर जनरेशन के साथ। ये एक बहुत ही बायोलॉजी का सिंपल सा लॉ है, हर बार आप इम्प्रूव होते हैं, इम्प्रूव होते चले जाते हैं। डीडीटी से पहले सारे मच्छर मर जाते थे, फिर थोड़े दिनों बाद कुछ 2-4 मच्छर थे, उन्होंने बोला ये तो मजाक बना रखा है, तो उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाया, फिर सारे मच्छर मर गए, जो बचे उन्होंने मल्टीप्लाई किया, अपनी एक कॉलोनी ऐसी बनाई। अब वो डीडीटी से नहीं मरते, क्योंकि जो मरते थे वो तो पूरे मर गए। अब जो नए बचे उनको रिसोर्सेज अच्छे मिले, तो बहुत अच्छे से फ्लरिश होके वो लोग ग्रो किए। नाउ वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ मॉस्किटोज दैट आर नॉट किल्ड बाय डीडीटी। सो दिस इज अ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल का। जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा संख्या को बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर चेंजेस आएंगे। पहले अपन बहुत कम स्प्रेड में थे, तब अपने पास जो कम्युनिटी स्प्रेड था वो नहीं था। कहीं 1-2 जगह नागपुर में कम्युनिटी स्प्रेड पाया गया था। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है कि रैंडम केसेस का मिलना कहीं से भी। पहले ये होता था कि ये इंग्लैंड से लौट के आया, फलाना बीमार है, ये दिल्ली से लौट के आया, ये बीमार है, हम तो यही थे तो हम ठीक हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो दिल्ली से लौट के आया तो वो तो दिल्ली वापस चला गया, बीमार इतना ज्यादा था। जो यहाँ पे है वो अलग ही बीमार पड़ा हुआ है। कोई एक पेरीफेरी का गांव है, वहां पे एक पेशेंट बीमार पड़ा है जिसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है किसी से। तो अब ट्रांसमिशन जो है वो कम्युनिटी के अंदर चला गया है, और जब वहां कम्युनिटी के अंदर चला गया है तो वो इतनी तेजी से डिवाइड कर रहा है। एंड विथ एवरी रिप्रोडक्टिव साइकिल, विथ एवरी न्यू जनरेशन एंड विथ एवरी न्यू बर्थ, it is getting more and more advanced, related to the transmission, related to the damage, related to everything that is favorable to a virus. I'm done, Ishita, you can continue. Yes sir. जो सार्स वायरस आया था वो मुश्किल से पहले 6 कंट्रीज में फैला था, फिर उसके बाद 40-50 कंट्रीज में फैला, मैक्सिमम बहुत कम रेयर केसेस। वो 4 साल बाद गया था सार्स वायरस। कोविड वायरस अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी दुनिया में फैल गया और पैंडेमिक क्रिएट कर दिया। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय अ टाइम एंड द एडवांस्ड मेजर्स दैट वी आर टेकिंग एज अ ह्यूमन। क्योंकि जो वैक्सीन है आज से पहले इतनी जल्दी कभी नहीं आई थी,
किसी भी बीमारी के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन का जनरेशन कभी नहीं किया गया था, और वो भी इतनी सारी। आज की डेट में हम लोग कोविड, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, बहुत सारी वैक्सीन्स को अपन कर चुके हैं जनरेट, तो अपनी भी स्पीड बहुत अच्छी है। होपफुली वी विल कोप अप विद द वायरस। Yes, so hopefully. So my next question was, अगर मैं COVID positive थी, तो after how much time I should get vaccinated? Like कुछ period है जिसके बाद मुझे vaccination लगवाना चाहिए? कुछ पीरियड ये है कि आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव हो गया और आप एसिम्टोमेटिक हो गए, जब एसिम्टोमेटिक होने के बाद भी आपके अंदर वायरस है, वो आपको नहीं इन्फेक्ट कर रहा लेकिन आप स्प्रेड कर सकते हैं, तो 15 दिन तक तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना आपको 15 दिन तक। लेकिन ऑन पेपर ऐसा बोला जाता है कि 4 वीक्स के बाद आप जाके वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो अभी आज नेगेटिव हुआ है वो वहां जाएगा तो वो दूसरों को इन्फेक्ट कर देगा, पहली बात। दूसरा, आपको कोविड हो गया है, आपकी बॉडी वीक है, आप बाहर जा रहे हैं, मोस्टली वैक्सीनेशन हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही हो रहे हैं, आप पता पड़ा कोविड छोड़ के यहाँ से गए हैं और वहां से ट्यूबरकुलोसिस लेके अंदर अपनी छाती में आ गए, तो इसलिए आपको अपनी बॉडी को पहले रिवाइज कर लेना है। और बहुत सिंपल सा फैक्ट है, देखिए आपको एक बार वैक्सीन वो हो गया है, कोविड हो गया है, तो 3 से 6 महीने तो वैसे ही आप इम्यून हैं, तो इसलिए आपको वैक्सीनेशन के लिए नहीं, अपने आप को रिकवर करने में ज्यादा ध्यान देना है, और 4 वीक के बाद लेकिन वैक्सीनेशन करवा लेना है, 4 वीक्स के बाद। Okay, sir. Thank you. Yes, Alia, continue. You're audible. Yes, Alia. Sir, can you hear her? Yeah, no, I can't hear her. Alia, please put your mic closer to your mouth. ओके सर, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग घर पे नेचुरली क्या रेमेडीज ले सकते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आलिया। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? हेलो सर, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम नेचुरली क्या घर में ही रेमेडीज ले सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, वैक्सीनेशन के बाद भी या वैक्सीनेशन से पहले भी? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो सबसे पहले आप डेली लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गया, योगा, मेडिटेशन। कोई आपको अगर अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटी है, कोई ऐसी डिसीज है, उसको कम कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, अगर डाइटरी बातें करें तो विटामिन सी, विटामिन B12, इनका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन B12, मल्टीविटामिन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तीसरा, कोविड के अंदर स्पेशली विटामिन D3 एंड कैल्शियम, इसका भी यूटिलाइजेशन बहुत इफेक्टिव है। नॉर्मली अपने पूरी जो सेटिंग है अपन लोगों की लाइफस्टाइल की आज की डेट में, विटामिन डी, बीइंग एन ऑर्थोपेडिशियन, मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो हड्डी के केसेस जितने भी आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस में हैं और उनका विटामिन डी लेवल बहुत कम रहता है। तो ऐसी सेटिंग में आपके अंदर अगर कोविड होता है तो आपको मसल पेन, माइल्जिया, जिसमें बॉडी वीक हो जाती है, ट्विचिंग, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, अगर आपका आयरन कम है तो आयरन का लेवल पूरा अच्छा होना चाहिए। आप प्रॉपर स्लीप लें 8 घंटे की, हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, और बहुत स्पाइसी खाना नहीं खाना है, और किसी भी तरीके का अगर एडिक्शन है कोई भी तो वो नहीं करना है। तो एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, और एक मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखनी है, और खासकर तब जबकि वो इंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, हल्ला मचा रहे हैं जो बिल्कुल। तो इस तरीके से अपने आप को मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा हेल्दी रखना आप डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट, प्रॉपर स्लीप, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं।
Yes, so how important a diet of a COVID patient is, like after COVID and before COVID? कितना ज्यादा डाइट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डाइट में वायरल लोड जब बढ़ता है आपकी बॉडी में तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है। वायरस आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को यूज करके अपने को डिवाइड कर रहा है। तो एक तो आपका कई बार शुगर लेवल बहुत ऑल्टर्ड हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है आपको, अगर नहीं है तो प्री डायबिटिक है तो डायबिटीज हो जाएगी। दूसरा प्रोटीन यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ जाता है आपकी बॉडी का, अगर विटामिन डी जो है वो कम है तो वो बढ़ जाता है। तो हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है वायरस के टाइम पे। सिट्रस फ्रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है, पानी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पानी का अमाउंट बॉडी में कम रहेगा तो आपका जो ब्लड है बहुत विस्कस हो जाएगा, और उसमें कॉम्प्लिकेशन जो वेस्कुलोपैथी के होते हैं, जैसे कोविड हो गया उसके बाद ब्लड के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि ब्लड विस्कस हो जाता है, उसमें खून के थक्के जमने लगते हैं। इन सारी चीज़ों में भी आपको, अगर आपका वाटर कंटेंट, हाइड्रेशन का लेवल, प्रोटीन कंटेंट, मल्टीविटामिन का कंटेंट अच्छा रहेगा तो वो आपको आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको हाइटन रखेगा और वायरस से लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। All right, sir, I got my answer. Hello, sir. Who's next? सर माय क्वेश्चन इज कि जैसे लोगों को वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन के बाद लोगों को वो जो सिम्टम थोड़ा बहुत जैसे बुखार आना या ये सारी चीज़ें होना तो मतलब पता चल रहा है हमें, पर कहीं कहीं ये सुनने में मिलता है कि किसी को चेस्ट पेन चालू हो गया, उन्हें सांस लेने में कभी कभार दिक्कत हो रही या फिर अटैक चालू आ गया किसी को। तो ये सिर्फ र्यूमर से या सच में ऐसा अफेक्ट कर सकती है वैक्सीन, जो भी अगर हम वैक्सीनेटेड हो रहे हैं लोग? अपन लोग क्या है, देखो कनेक्ट कर रहे हैं दो तीन चीज़ों को। कोविड हुआ, कोविड के बाद बॉडी में रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आने के बाद अपन ने उसको नेग्लेक्ट किया, फिर अपन कोविड की कॉम्प्लिकेशंस में चले गए जहाँ पे कि अपने को हाइटेंड सिस्टमैटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिला, जिसमें कि बॉडी के अंदर खून के थक्के बनने चालू हो जाते हैं। वो आपके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाके आपको ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। अब कुछ भी हुआ और अपन कुछ तो करेंगे, तो अपन सोचते हैं कैसे हुआ, तो क्या हुआ, वैक्सीन लगवाई थी। अब वैक्सीन लगाई थी तो वैक्सीन के लिए आप बाहर गए थे, तो क्या वैक्सीन लगाने के जाने के पहले आप किसी डब्बे के अंदर बंद थे? नहीं, आप तब भी जा रहे थे कहीं बाहर, सब्जी लेने, घूमने, गोलगप्पे खाने, कहीं घूमने, कि दोस्त से मिलने, उस दोस्त से जिसका अपन को आइडेंटिटी नहीं थी। जब आप कम्युनिटी स्प्रेड के फेज में हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्टिविटी यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड, but the blame is going on the vaccination because that is running simultaneously. So for every disease, the patient is having a story which is suitable to his understanding, but not logical as per the scientific literature. वैक्सीनेशन हो रहा है आपको और आपको कोविड भी हो रहा है, ये बहुत कॉमन सी बात है जब दोनों चीजें आपकी कम्युनिटी स्प्रेड में चल रही हैं। तो अच्छा, आपको अगर वैक्सीन लग गया और आपको कोविड हो गया तो आप क्या करेंगे? वैक्सीनेशन पे आप तोहमत देते रहेंगे, क्योंकि आप डे वन से ही वैक्सीनेशन पे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे बिकॉज ऑफ ऑल दी नॉनसेंस न्यूज दैट इज गोइंग ऑन इन दी प्लेटफॉर्म्स ऑफ द ऑनलाइन मीडिया। तो अब आप अपने आप को निगलेक्ट करेंगे, कोसेंगे, अब वैक्सीन नहीं करवाना है, उसको एंजॉय करेंगे जो व्हाट्सएप पे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें कि महिलाएं वैक्सीन जो प्रोवाइडर है उनको गालियां दे रही हैं, ये है वो है। तो इस पूरी नेगेटिविटी में आप अपनी जो हेल्थ है उसको वो कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको ये फैक्ट नहीं भूलना चाहिए कि कम्युनिटी स्प्रेड का जब टाइम रहता है तो घर बैठे वैक्सीन लगाएं ना लगाएं, आपको कोविड हो रहा है। इस बात का धन्यवाद आपको देना चाहिए कि आपको वैक्सीन भी लगा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं वो वैक्सीन आपकी बॉडी को भले ही 2 दिन का एडवांस पीरियड दे दे आपकी नॉलेज बनाने का, तो आपको 2 दिन का कॉम्प्लिकेशन कम होगा। अब आपको पहले से कोई कोमोर्बिडिटी है, बिकॉज वैक्सीन उन्हीं को लग रहा है 45 से ऊपर वालों को, तो मोस्टली उन्हीं को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, उन्हीं को ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटीज रहता है, बिकॉज ये आइसबर्ग डिसीजेज हैं। तो आप ऑलरेडी प्रोन थे, इफ गेटिंग इन्फेक्टेड यू विल हैव द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कोविड, दिस इज द फैक्ट दैट शुड बी नोन टू एवरीवन। इन द मीनवाइल आप इन्फेक्ट हो गए तो विद द नेचुरल कोर्स जो एक्सपेक्टेड था, आपको कॉम्प्लिकेशन हुआ, अब आपने उसका वैक्सीन के ऊपर नाम डाल दिया, आपने अपनी जो डिसीजेस थी उसको सही टाइम पे डायग्नोस नहीं कराया, एक्सपर्ट की राय नहीं ली, तो वो कॉम्प्लिकेट हो गया। अब कॉम्प्लिकेट होगा तो फिर वो उसका पूरा जो कोर्स है उसको वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे वैक्सीन जो है कहीं भी आपको इस टाइप से नुकसान नहीं पहुंचा रही। अच्छा, कुछ लोग वैक्सीन लगाने गए
तो वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो आप हेल्थ फैसिलिटी में ही जा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप मास्क लगा के नहीं गए, आप नाक के नीचे मास्क करके घूम रहे हैं, कुछ भी मास्क घर में कपड़े के बना के पहन रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आपको फोर्स तो कर ही नहीं है टू गेट इन्फेक्टेड, एंड योर इनसेंसिटिव नेचर लीडिंग टू अ कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन तो फिर बहुत सारे हैं, इन्यूमरेबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कोविड। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में। हमें प्रॉब्लम कोई और है और हम कर कुछ और रहे हैं। हमारी लड़ाई हो गई है गर्लफ्रेंड से और हम मम्मी पे चिल्ला रहे हैं, अपने दोस्त को गाली दे रहे हैं, तो अपन प्रॉब्लम कहीं और से थी और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहीं और पे। तो वैक्सीन को लेके प्रोजेक्शन हो रहा है, जो कि गलत है। वैक्सीन से सिवाय फायदे के कुछ नहीं होने वाला, सिवाय फायदे के कुछ नहीं है वैक्सीन से। ओके सर। सर एक चीज़ और, जैसे वो कोई पेशेंट है, उसको मतलब कोविड पॉजिटिव है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, तो कई सारे केसेस ऐसे सुनने मिल रहे हैं कि उन पेशेंट्स को शुगर लेवल उनका बढ़ गया है और ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मतलब ट्रू है, और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इनको मतलब इनको ओवरकम कैसे किया जाए, ये सारी या चीजें इनकी कोविड में नहीं, क्या हो सब सकता है? में ये सारी चीजें होती सब में थी। अब इंफॉर्मेशन का जो कैस्केड है इतना तेज है, कुछ भी हो रहा है तो उसको सीधा प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जा रहा है। क्वारंटाइन कोई नया टर्म नहीं था। क्वारंटाइन हम लोग थर्ड ईयर एमबीबीएस में पढ़ते थे, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। हमें लगता था ये क्या होता है यार क्वारंटाइन, ऐसे कैसे किसी को एक तरफ रख सकते हैं, क्योंकि हमने वो येलो फीवर वाला पीरियड नहीं झेला था, हमने वो प्लेग वाला पीरियड नहीं झेला था। तो हम जब उसको पढ़ते थे तो हमें लगता था यार ये क्या मजाक चल रहा है, क्वारंटाइन कैसे कर सकते हैं। अभी कोई एक आदमी जा रहा है, तुम कह दो क्वारंटाइन हो जाओ 10 दिन के लिए, कौन करेगा। हमारी गवर्नमेंट तो वैसे ही नहीं, किसी को कहाँ से क्वारंटाइन मिलेगा। लेकिन जब मिला तो दिखा, तो क्वारंटाइन कोई नई चीज नहीं थी, ये पुराना हेल्थ एंड फैमिली का, ये प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन का एक पार्ट है। ऐसे ही जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो हर बॉडी के अंदर जो भी डिसीज होती है उससे रिलेटेड ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी, कोरिलेशनल कोमॉर्बिडिटी, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, सिस्टेमिक कोमॉर्बिडिटी, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। कोविड जब होता है, कोविड के लिए अपन जो स्टेरॉइड देते हैं, डेक्सामेथासोन, आजकल बहुत वीडियो चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, स्टेरॉइड का बड़ा यूज है कोविड में, स्टेरॉइड का बड़ा यूज है। स्टेरॉइड से शुगर शूट कर जाता है, तो ये उसका एक साइड इफेक्ट है जिसको अपन को काउंटर करना है। हर डिसीज में, हर ड्रग में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हैं, जो कि उसको काउंटर करने के लिए दूसरी ड्रग दी जाती है। तो कोविड में आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोविड के बाद डायबिटीज हो जाती है, कोविड के कारण भी डायबिटीज हो जाती है। और कोविड के ट्रीटमेंट में यूज करने वाले जो स्टेरॉइड्स हैं, जो कि आपकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए दिए जाते हैं, उनसे भी शुगर हो जाती है। बट वो शुगर मैनेज हो जाती है, समय के साथ वो सेटल हो जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में भी कई बार लोगों को शुगर हो जाती है, थायराइड हो जाता है। तो ये सारी जो बॉडी है, ये ऑल्टर्ड मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग्स विद द ड्रग्स। तो ये कंसर्न नहीं है। उससे ये होता है कि शुगर बढ़ गया तो कई बार इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया इन्फेक्शन है, तो वो भी सेटल हो जाते हैं। बट वो कोई उसके अंदर वो नहीं है। दिस इज अ मैटर दैट हैज टू बी लुक्ड बाय अ डॉक्टर। अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भगवान ये क्या हो गया। बट होता है ऐसा, नॉर्मल है। एक डिसीज, दूसरी ड्रग दी, तीसरी डिसीज, उसको चौथा डिसीज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आईसीयू मैनेजमेंट। ओके सर। सर जैसे भी आपने बताया था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेंटल पीस भी एक ज़रूरी चीज़ है, तो अगर कोई पेशेंट का इलाज चल रहा है उसको रिकवर करना, तो उसके लिए भी मेंटल पीस या मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, ताकि वो मतलब हेल्प कर सकती है रिकवर करने के लिए किसी पेशेंट को। बिल्कुल, ओके सर। मेंटल सर पीस तो बहुत जरूरी लास्ट है यार। क्वेश्चन। जी सर। मेंटल पीस कितना जरूरी है तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ 2 मिनट की। 2 पेशेंट थे, दोनों एक कमरे के अंदर बंद थे। एक का बेड जो था वो खिड़की के पास था, एक का खिड़की से थोड़ा दूर था। दोनों मरने वाले थे। जो दूसरा वाला था वो ये सोचता था कि मैं तो अब मर ही जाऊंगा, मैं बच ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, अब मेरा बचना संभव नहीं है। तो जो पहला वाला था वो ये सोचता था कि मरेंगे तो कल परसों, ये तो आज ही मार डालेगा सोच सोच के, ये समझ क्यों नहीं रहा चीजों को, थोड़ा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो रहा, जैसे 70 साल बाद तो सबको मरना है।
पूरा खेल तो 70-80 साल तक का ही है, कोई यहाँ पे अनंत तक के लिए जीने के लिए तो आया नहीं है। तो उस पूरे टाइम का टाइम मैनेजमेंट है आपका। दूसरा, अब वो जो पेशेंट था वो माने ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, उसने ये एक थ्योरम बनाई अपनी खुद की कि वो जैसे बाहर जो पेड़ है, बारिश हो रही है, चिड़िया चहक रही है और मैं ये देख रहा हूँ कि उस पेड़ के पत्ते डेली गिर रहे हैं और अब जितने पत्ते बचे हैं उतने ही दिन मेरी लाइफ के बचे हैं। अब वो डेली गिनता था 86, अब मैं सिर्फ 86 दिन जीऊंगा, मर जाऊंगा उसके बाद। फिर अगले दिन 82 बचे, फिर 80, फिर 75, फिर 50 और उसके सामने वाला और घबराने लगा उसकी बातों से कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे गिन रहा है, अब तो शायद ये बार बार बोल रहा है, तो उसे भी बिलीव होने लगा। तो फिर एक दिन वो सुबह उठा तो 15 पत्ते बचे थे उस खिड़की पे, फिर अगले दिन उठा तो फिर 15 बचे थे, फिर उसके बाद उठा तो 4-5 दिन हो गए तो 15 पत्ते से वो टूट ही नहीं रहे। तो उसको लगा कि यार ये पत्ते तो टूट नहीं रहे, मैं मरूंगा कैसे, ये पत्ते रहेंगे तो मैं तो मर नहीं सकता। तो ये सारी कहानी चलती रही, 20-25 दिन हो गए, उसको लगा कि यार ये पत्ते तो टूट ही नहीं रहे, बारिश की इतनी आवाज आ रही है, ये सब चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद वो थोड़ा सा खड़ा हुआ, उसने बोला कि यार ये हो क्या रहा है, मैं ऐसे कैसे मरूंगा, पत्ते तो खत्म ही नहीं हो रहे। तो वो धीरे धीरे उठ के बाहर गया वहां पे, तो जब उसने खिड़की को देखा तो वो खिड़की जब उसने देखा तो वहां पे एक पेंटिंग टंगी हुई थी, एग्जैक्टली सेम पेंटिंग जो बाहर के सीन को कोरिलेट कर रही थी। और जब उसने उस पेंटिंग को हटाया तो उस तरफ के सारे पत्ते मर चुके थे, मतलब गिर चुके थे, और वो पेशेंट लेकिन अलाइव था। ये स्टोरी है पेब्लो पिकासो की। पेब्लो पिकासो एक पेंटर था जिसने ये पेंटिंग बनाई थी अपने दोस्त के लिए, जिससे वो उसे मोटिवेट कर पाए। तो मोटिवेशन एक नॉन स्पेसिफिक चीज है, आपको किस चीज से मिल जाए, जिस चीज से मिल जाए उससे ले लीजिए, बट मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब मोटिवेट रहते हैं तो ही आप सोचते हैं कि आप कुछ करें, तभी आप उसका रास्ता निकालते हैं। होपलेस हो जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, कुछ भी गलत सोचते रहेंगे, तो फिर सही भी हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा मजा नहीं। टेक इट एज अ वॉर, वी आर इन अ वॉर सिचुएशन। यस सर। सर जैसे अभी मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की डिफिशियंसी हो रही है। अगर हम कॉमन ड्रग्स की बात करें, हमारे रेमडेसिविर की बात करें, तो इसके साथ साथ कुछ न्यूज़ भी चल रही है कि इसके बेस्ट सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, या फिर कई सारी चीज़ों के नाम आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर का सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है। तो क्या सच में ऐसा कुछ है हमारे पास? देखिए, रेमडेसिविर बेसिकली एक वंडर ड्रग के तरह आई थी कोविड के लिए, और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उसके अच्छे इफेक्ट्स हैं, बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। 138 करोड़ के देश में कुछ भी होना संभव है, बातें आती हैं, विचार आते हैं, सब चीजें आती हैं, बट द थिंग इज दैट कि कोई चीज है तो उसको अवेलेबल होना चाहिए और उसका काला बाजारी नहीं होना चाहिए। हमको कहीं ना कहीं एक मानवीय मूल्यों को लेकर जीना बहुत जरूरी है आज की डेट में। मौका को इस तरीके से अपन को नहीं यूटिलाइज करना है। ऐसे लोग, मतलब आप देखिए कैसी कंडीशन बची है, ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने आप के ह्यूमन जो वैल्यूज हैं नहीं अगर उसको सेटल करेंगे, तो लोग रेमडेसिविर से बिना उसके अगर बच रहे हैं, कई बार नहीं भी बच रहे हैं, बट इट्स ऑल ट्रायल गोइंग ऑन। हर ड्रग ट्रायल बेसिस पे है। इतना तेज कभी कोई वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला नहीं है, तो इतनी जल्दी कोई ड्रग भी नहीं आई, इतनी जल्दी कोई वैक्सीन भी नहीं आई। 10 पेशेंट्स को लगाते हैं तो 8 को इफेक्ट आता है, 1-2 को नहीं भी आता है, कुछ को किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें मेडिकल एस्पेक्ट हैं जो कि एक हेल्थ केयर फैसिलिटी का बंदा ही समझ सकता है। अब क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें दौड़ लगाती हैं। अंडर ट्रायल है, जाइडस ने भी एक ड्रग निकाली है, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि नहीं तो फिर तुम उसको लेके घूमने लगोगे। क्या है कि जो भी हो रहा है, जैसे रेमडेसिविर की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, अगर अपन सही तरीके से टाइमली मैनेज कर रहे हैं। डेक्सामेथासोन डे 7 पे अगर आप पेशेंट को दे दें, सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ना आए, लंग का इन्वॉल्वमेंट कम रहे, तो रेमडेसिविर की बात ही नहीं आएगी। तो जो पार्ट हेल्थ केयर वर्कर को प्ले करना है वो उसे करने दीजिए। आपका जो काम है अवेयरनेस का, सोशल डिस्टेंसिंग का, स्प्रेड ऑफ द वायरस को कम करने का, उस पर ज्यादा ध्यान दें। अपन अगर रिसर्च की बातों पे इतनी बेसिक लॉन्ग लैंग्वेज से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बात करेंगे तो फिर क्या है, चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं। हर ट्रांसफर ऑफ टॉक पे 20% एफिशिएंसी कम हो जाती है उस बात की। तो इसलिए अपन क्या नया ये सब काम डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। आप तो ये कोशिश करिए कि 80% माइल्ड फॉर्म है
15% मॉडरेट है, सिर्फ 5% पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। अपन 85% को तो सेटल करें पहले। 85% जो है पेशेंट वो बिल्कुल भी किसी भी कॉम्प्लिकेशन की स्टेज में ना जाएं, बाय आवर अवेयरनेस, बाय आवर सेंसिटिविटी एंड बाय प्रिकॉशंस, विद द ड्यू टाइम अपन सब वैक्सीनेट हो जाएं, अपना प्रॉपर बॉडी का ध्यान रखें। ये सब चीजें अपने हाथ में है। बाकी जो हमारे हाथ में वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। कुछ नया आएगा तो वो लगेगा, मिलेगा सबको। जितना पैनिक क्रिएट होता है, जितना ज्यादा वो होता है, उतना ही ज्यादा काला बाजारी चालू हो जाती है। तो पैनिक नहीं क्रिएट करना। अपने मन से रेमडेसिविर खरीदना है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो वो तो सामने वाला फिर डिमांड जनरेट करोगे तो वो तो काला बाजारी चालू करेगा। बिलीव होना बहुत जरूरी है आज की डेट में आपको, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे। हाँ सर, मतलब अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमें डॉक्टर की सारी बातें माननी चाहिए एंड जो वो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके हिसाब से चलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपनी साइड से कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करें जिससे वो कुछ गलत हो जाए, ऐसा कुछ भी। आप अपनी साइड से करेंगे तो आपको रिस्क बेनिफिट एनालिसिस नहीं है पता। आप अपने साथ ये करेंगे कि आपको चाहिए था डेक्सामेथासोन टाइमली मैनेजमेंट, सीबीसी, सीआरपी, आप सीटी स्कैन कराने चले गए, उस दिन आपने डेक्सा लगवाया नहीं, जिस डॉक्टर साहब से मिलना था वो डॉक्टर साहब कल बैठे नहीं, परसों आपको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन नहीं मिली, रेमडेसिविर चाहिए फिर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा। तो इससे क्या होगा कि एक बड़े लेवल पे जब ये सब होता है, सो दिस इज ऑल कॉल्ड मिसमैनेजमेंट। सबको पता है कि अरे भैया 100 सिलेंडर चाहिए, सो 5 छुपा लो, 10 छुपा लो, 10,000 में बेचेंगे। हर तरीके के व्यक्ति हैं, कर रहे हैं। फिर यही पैनिक खत्म हो जाए, डिमांड खत्म हो जाए तो सप्लाई का एक टर्बुलेंस जो वो क्रिएट हो रहा है वो नहीं होगा। ओके सर, आई एम डन। Yes, sir, definitely true. सर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही थी। जैसे आई हैव समवन इन माय फैमिली जो कि इन्फेक्टेड है, जो कि कोरोना पॉजिटिव है, तो हाउ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन सेव देमसेल्व्स? लाइक उन्हें कोई मेडिसिन लेना चाहिए या क्या प्रिकॉशंस सारे रखना चाहिए? जो वायरीमिया रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन हैं वो ले सकते हैं। आप अपने सिम्टम्स को बहुत क्लोज वॉच में रखें। SpO2 मॉनिटरिंग जो इन्फेक्टेड हैं वो रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो फोमाइट्स हैं, खाने पीने के बर्तन, इन सब चीज़ों से सेपरेट रहें। उन लोगों को टोटली आइसोलेट करके रखें, स्पेशली 2 साल से कम के बच्चे, 60 साल से ज़्यादा के लोग, 45 साल से ज़्यादा के जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है। क्लोज वॉच ऑन दी सिम्टम्स इज दी की, जिस पे अपन को पूरा ध्यान देना है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में कोविड है, आप एक क्लोज घर में रहते हैं, आप बच नहीं सकते इन्फेक्शन से, होगा आपको 100%। 5 मिनट से ज्यादा अगर आप कांटेक्ट में हैं तो होगा। अगर आपका आइसोलेशन का बंदा छत पे है तो टेक इट ग्रांटेड कि जो नीचे रहने वाले हैं एयर एक्सचेंज में उसको होगा। आप एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, फ्लो इतना ज्यादा है, होगा, इन्फेक्ट होगा, नहीं बच सकते आप। इन्फेक्ट होने से नहीं डरना है। इन्फेक्शन आपके लिए इम्यूनिटी भी लेके आ रहा है, सो दिस इज अ प्लस पॉइंट इन द इन्फेक्शन। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप टाइमली वैक्सीनेटेड हो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो, और आपका जो सिम्टम है वो आप एक्सपर्ट से एडवाइजरी लेके और मैनेज कर रहे हैं और जज कर रहे हैं। होगा नहीं, इसके लिए कुछ नहीं बचा दुनिया में। ओके सर। So, am I audible? Hello, sir. Can you hear me? Please be loud, Prajwal. Hello. Can you hear me now? Yes. Sir. वेट प्रज्वल सर बिजी। इसलिए रुक गया मैं।
हेलो सर। जी सर, जैसा आपने बोला कि लोग मास्क की जगह कपड़े का यूज़ कर रहे हैं, तो एज ए डॉक्टर आपके हिसाब से बेस्ट मास्क कौन सा है? जैसे हम बहुत सारे वैराइटीज़ के मास्क N95 का हम पढ़ते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि मास्क भी कुछ परसेंटेज तक इफेक्टिव होते हैं, तो उसमें बेस्ट चॉइस आपके हिसाब से क्या होगी? देखिए जो सर्जिकल मास्क आता है ना, जो सर्जिकल मास्क है ब्लू कलर का अपन देख रहे हैं, 3 लेयर मास्क 4 लेयर मास्क जो आ रहा है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, उसको यूज़ करिए। N95 मास्क एक तो क्या है कि आप डेली चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको यूज़ करने का भी बड़ा प्रोटोकॉल है। अगर आपको N95 मास्क यूज़ करना है तो आपको एक साथ 4 मास्क खरीदने पड़ेंगे। डे 1 पे आप जो मास्क पहनेंगे उसको आपको डे 5 पे पहनना है अगली बार, डे 2 पे जो पहनेंगे उसको डे 6 पे पहनना है। 4 दिन तक वायरस रहेगा हवा में, तो आप उसको क्लोज कंटेनर में स्टेरलाइजर डाल के रखिए जिससे कि वो सेटल हो जाए। एम्स ने एक नया प्रोटोकॉल जारी किया था, जो अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको वो 4-4 के सेट में मास्क देते थे, उन सब पे नंबर लिखा रहता था 1 2 3 4। तो डे 1 पे जो मास्क पहना है वो डे 5 पे पहनिए, डे 2 पे पहना है वो डे 6 पे पहनिए, और एक मास्क को 5 बार से ज़्यादा बार नहीं पहनना है, मतलब 30 दिन में वो 4 मास्क आपके खत्म हो जाएंगे। अगर इस प्रोटोकॉल से आप यूज़ करते हैं तो N95 की तरह काम करेगा। अब लोग N95 मास्क को पहनते हैं, फिर उसे वॉशिंग मशीन में डाल के धो देते हैं, फिर उसके बाद उसको सुखा के और फिर पहन लेते हैं, तो ऐसे में N95 का जो भी इफेक्टिवनेस है वो चला जाता है, और उसका इफेक्टिवनेस चला जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो बेटर है कि हम एक पूरा जो बंच है सर्जिकल मास्क का वो ले लें, और हर तरीके के सर्जिकल मास्क अवेलेबल हैं आज की डेट में मार्केट में। उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करने के लिए मास्क को उल्टा करिए, उसके अंदर 4-5 चम्मच पानी डालिए, और अगर वो 60 सेकंड से ज़्यादा तक पानी रुक रहा है उसके अंदर एज अ प्लास्टिक पाउच, तो फिर वो मास्क आपका अच्छा है, परमिएबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक लेयर होती है जो कि वाटर से मिस्ट नहीं होती है। तो कोई भी मास्क जो कि पानी को थोड़ी देर तक होल्ड करके रख पा रहा है एज अ कंटेनर, वो मास्क आपके लिए सही है, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा दिन तक नहीं यूज़ करना है। आप जो 4 मास्क सर्जिकल वाले निकाल के डेली यूज़ कर सकते हैं, डे 1 पे ले पहना है उसको डे 5 पे पहनिए। और ये कर सकते हैं कि एक अंदर मास्क पहने सर्जिकल या N95 और उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहने, और कपड़े के मास्क को फिर वॉश करके और फिर N95 को दोबारा पहन सकते हैं। ओके सर, और जैसा अभी हम सुन रहे हैं कि क्योंकि वायरस इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो डबल मास्किंग का कंसेप्ट भी अभी बहुत सामने आ रहा है कि अब बाहर निकलना है आपको तो आप डबल मास्क पहन कर ही निकलें, तो क्या वो इतना प्रोटेक्शन दे पाते हैं? मास्क आपका वायरल लोड कम करेगा, वायरस आपको इन्फेक्ट ही ना करे ऐसा कोई भी मास्क अवेलेबल नहीं है। इवन हम लोग जो हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि अलग से फिल्टर रेस्पिरेटर आता है, 2500 का वो मास्क नॉर्मल में तो कोई पहनेगा नहीं, तो वो किसी को सजेस्ट भी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि वायरस से आप इन्फेक्ट ना हो, this is impossible in today's scenario. What you can do is to reduce the virus load. एक साथ 1000 वायरस पार्टिकल आपकी बॉडी में ना जाएं, इसके लिए आपको मास्क पहनना है। 10-5 पार्टिकल चले भी जाते हैं तो इस इम्यून रिस्पॉन्स से आपको फ़ायदा ही होने वाला है, बॉडी सेंसिटाइज होती रहेगी, और आपका इम्यून सिस्टम जो है उस मेमोरी को लेके आपको आने वाले किसी बड़े एक्सपोजर से बचा के रखेगा। ओके, थैंक यू सर। Okay, thank you so much, sir. We all are done with our questions. I don't think any question is left now. So thank you so much for the precious time. आपने इतने busy schedule में से हमारे लिए time निकाला, sir. This means a lot. Sir, anything you want to mention specially, तो आप please उसे mention कर दीजिए. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव दैट यू यंग पीपल आर सो अवेयर एंड सो प्रोएक्टिव टू। Sir, sorry to interrupt, लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. सर प्लीज पुट योर माइक क्लोजर.
हेलो, सुन पा रहे हैं? Yes, sir. अभी सुन पा रहे हैं आवाज? Yes, sir. यस सर। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और इतना प्रोएक्टिवली चीज़ों को समझा। और होपफुली मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सही नॉलेज है और सही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो अपने नियर एंड डियर वंस के सामने रखें और लोगों से यही बताएं कि किसी भी चीज़ को अपने लेवल पे समझने की और डील करने की मेजर मिस्टेक्स ना करें। कॉम्प्लिकेशन रेट सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बहुत बढ़ गया है। पैनिक की स्थिति ना बनाएं, किसी भी मैसेज को ऐसे एकदम से फॉरवर्ड ना कर दें फटाक से बिना पढ़े। एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यू पीपल हैव टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अपना एक बेनिफिट है, अपना एक घाटा है। बेनिफिट्स को असेस करें, क्या आपका जो मैसेज है वो किसी मतलब का है। अगर आप रेमडेसिविर इंजेक्शन की किसी नॉलेज पर अपने दोस्त को भेज रहे हैं तो वो खुद तो लगा नहीं लेगा उसको, या खुद तो कहीं बेचने नहीं लगेगा। अननेसेसरी क्योर्स नहीं क्रिएट करना है, अननेसेसरी कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है। कोई भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल किसी भी तरीके की बात नहीं करनी है। हर व्यक्ति मेंटली बहुत अनस्टेबल है आज की डेट में। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ऐसा ओवर एंथुजियास्टिकली एंटरटेन नहीं करना है। कीप योर सेल्फ काम, स्टेबल, हाइड्रेटेड, वेल नरिश्ड। ऑल द नियर एंड डियर वन शुड बी टेकन केयर ऑफ। अपने सारे दोस्तों से, सारे रिलेटिव से रेगुलर बातचीत करते रहें। पूरी मानव सभ्यता में ऐसा समय कभी नहीं आया था। इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी हम लोग इतने मजबूर कभी नहीं थे। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इतना खून देखा है, इतना मेजर एक्सीडेंट, इतने मेजर ऑपरेशंस, इतनी ज़्यादा ट्रॉमा कि एक आम आदमी देखे तो वो वहीं बेहोश हो जाए। तो हम लोगों को कभी घबराहट नहीं हुई। लेकिन आज के जो सिनेरियो हैं, आज का जो एक क्या करें वाली स्थिति है कि अब क्या करें, बिकॉज ऑफ द overburdened hospitals, overburdened healthcare system एंड पूरा मेंटल स्टेट लोगों का चेंज हो चुका है। आधा गूगल से पढ़ के, आधा दिमाग लगा के, पूरा ट्रीटमेंट खुद लेके जब आते हैं तो हम लोग इतना मतलब अपने आप को डिसहार्टेंड और इतना परेशान मैंने अपने आप को कभी नहीं पाया था। और मेरे साथ जितने भी हमारे साथ के डॉक्टर्स हैं, हम लोग मतलब पेशेंट हमारे पास कैसी भी कंडीशन को अटेंडर से लगता था ये क्या हो गया, हड्डी जांग में से टूट के बाहर आ गई, हाथ में से टूट के बाहर आ गई, आदमी अपना कटा हुआ हाथ दूसरे हाथ में लेके पकड़ के आ रहा है, हम लोग उसको भी मैनेज कर लेते थे। लेकिन आज एक पेशेंट आता है, उसको कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही, कहीं से उसको कोई डैमेज नहीं है, कहीं एक्सीडेंट नहीं है, और वो धीरे धीरे सांस लेना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ उससे यही बोलते हैं कि तुम ये जो डे 14 पे आए हो, अगर हमारे पास डे 5 में आते तो हम आपको एक छोटा सा इंजेक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर गाइडेंस रख के बचा सकते थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड दी ओवर एंथुजियास्टिक सेल्फ मेडिकेशन चीज़ों को और वर्स किया जा रहा है। दूसरी बात, स्प्रेड को रोकें। Sir, sorry to और interrupt जितना again. ज़्यादा सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मतलब बहुत कम आ रही है आपकी। नहीं सुन पाए जो भी मैंने बोला। सर अभी तक मतलब बहुत लो थी सर आवाज, रिकॉर्डिंग में प्रॉपरली। अब आ रही है? यस सर। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो करना है अपन को अपने आप को अवेयर रखना है, हेल्थ केयर वर्क, अपने जो आसपास के नियर एंड डियर वंस हैं उनको अवेयर रखना है, और प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है आपका वहाँ से लेना है, और सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। डेफिनेटली सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे ऑडियंस की साइड से पूछा गया है कि बाईपेप जो मशीन होती है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें किया जाए जिससे ऑक्सीजन सेचुरेशन बिल्डअप मतलब अच्छा हो सके।
देखिए अगर बहुत कम आपको रिक्वायरमेंट है, आपका जो सैचुरेशन है, या फिर आपके घर में अगर कोई मान लो कि इन्फेक्टेड है, किसी को कोई हाई रिस्क डिसीज है, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम है, और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लग रही है, तो आप अपने लेवल पे बस एक ही चीज़ कर सकते हैं कि कंसंट्रेटर आता है, कंसंट्रेटर Yes, sir. कंसंट्रेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एयर से ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन देता है। तो अगर आपको 5 to 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए तो आप कंसंट्रेटर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें 2 पेशेंट्स के लिए और सिंगल पेशेंट्स के लिए अलग अलग आते हैं। तो सिंगल पेशेंट का थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब इंस्ट्रूमेंट तो कॉस्टली है ऑब्वियसली क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा है, 50-60,000 का है। लेकिन अगर इन केस ऐसी कोविड सिचुएशन में आपको लगता है कि यू आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इफ अवेलेबल, तो अगर लगे तो हॉस्पिटल के बर्डन को कम करने के लिए थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी तो ये जो ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट है ये सब सेटल कर लिया जाएगा। हम उस नेशन में हैं जहाँ पे कि अपने पास पीपी किट भी नहीं थी, ग्लव्स भी नहीं थे, तो हमने विद इन अ वीक और 10 डेज अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके पीपी किट और ये सब कुछ अवेलेबल करवा लिया था। अभी जो अपनी गवर्नमेंट है उन्होंने जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको रीडायरेक्ट कर दिया है हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन के लिए। So within a week or two, we will be capable of providing the basic oxygen facility to all the patients. आने वाला समय अपन को परेशान करेगा आईसीयू सेटिंग के लिए। We should be very well prepared क्योंकि ऑक्सीजन अभी नहीं मिल रही है तो पेशेंट्स तो सीधा कॉम्प्लिकेट होकर सीधा खत्म ही हो जा रहा है। बाकी ऑक्सीजन जब मिलने लगेगी तो फिर ऑक्सीजन के बाद पेशेंट आईसीयू में मैनेज किया जाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, फिर मेटाबॉलिक कंपोनेंट डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसे में अपने को अभी आने वाले समय में हेल्थ केयर फैसिलिटी को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट नहीं है, ऑक्सीजन इज द component which is providing time to get treated. If you get oxygen, you will die and you will not get the treatment, but you will get the oxygen. The second step or second thing that you want is the treatment that will be done only in the ICU setting. So ICU setting का भी आने वाले समय में बहुत बड़ा रोना अभी आएगा। आने वाले समय में डॉक्टर देवी शेट्टी ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है इस बारे में और उन्होंने फिर ये बताया कि अपन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो कि अभी कहीं एग्जाम गोइंग है, उन लोगों को रीडायरेक्ट करके और हम लोग इस हेल्थ केयर सेक्टर में लें और उन्हें ट्रेन करें। तो जहाँ तक आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ऑक्सीजन के लिए आप सिर्फ कंसंट्रेटर ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ऑक्सीजन लेंगे अपने घर में तो सिलेंडर्स को रखना ये वो बहुत ज़्यादा आप मिसमैनेज करें। दैट इज ओनली डन ओनली इफ योर डॉक्टर इज कंसल्टिंग कि हाँ आपको ऑक्सीजन नीड है और आप घर पे रह के होम ट्रीटमेंट करके ऑक्सीजन रख सकते हैं, या डिस्चार्ज फेज में हेल्थ केयर फैसिलिटी पे लोड कम करके आप अपने घर में रह के और ट्रीटमेंट लें जिससे कि कम्युनिटी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपको कम हो, तो ही आप कंसंट्रेटर लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज ही जाके कंसंट्रेटर खरीद के रख लें और सोचें कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा। All right, sir. Sir, this session was highly informative. हम लोगों को बहुत ज़्यादा knowledge मिला about कोरोना वायरस वैक्सीनेशन और भी बाकी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की। थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर कि ये वीडियो बहुत लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमें हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much and wish you all the best and best of luck to all of you. Take care. Have a good, happy, healthy and prosperous life ahead. Okay. Thank you, sir. Shall we terminate the session? Yeah, sure. Okay, thank you. Yes, sir. As your wish. Bye bye. Take care. Take care, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.